मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने हाल ही में NYSE FANG प्लस ETF का NFO लॉन्च किया है और साथ ही इसका फंड ऑफ फंड स्कीम का भी NFO लॉन्च किया है। मुझे आप लोगों के सवाल मिल रहे हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसा रहेगा इस स्कीम का फ्यूचर। तो आज मैं इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, NYSE FANG प्लस एक इंडेक्स है। इंडेक्स जैसे कि हम अगर इंडिया में बात करें, निफ्टी 50 NSE का एक इंडेक्स है या फिर सेंसेक्स BSE का एक इंडेक्स है। इसी तरह से ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो हैं वही यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 10 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है। अगर मैं बात करूं FANG की, FANG स्टैंड्स फॉर फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड अल्फाबेट्स गूगल। लेकिन FANG प्लस इंडेक्स जो है इसमें 10 कंपनीज हैं और वो 10 कंपनीज जैसे मैंने 4 नाम को बताए, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और उसके अलावा अमेजॉन, अलीबाबा, बाइडू, एनवीडिया, ट्विटर एंड टेस्ला। सो ये 10 कंपनीज इस इंडेक्स में है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, लेकिन ये कंपनीज बहुत ही दिग्गज हैं। अब अगर इन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि अमेजॉन के प्रॉफिट से आपको फायदा हो या फिर एप्पल का बिजनेस बढ़े और उससे आपको फायदा हो, तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसे फंड में जिसमें ये स्टॉक्स हों। लेकिन साथ ही ये भी समझना है कि ये एक सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है, ये एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं निफ्टी या सेंसेक्स की, इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत डाइवर्सिफाइड है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब बात करते हैं FANG प्लस इंडेक्स की, तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये इसमें अंतर आपको समझना चाहिए। तो मिरे एसेट FANG प्लस का जो ETF है, ये बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप इस ETF का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरी सुविधा है कि आप फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं पड़ती है। और फंड ऑफ फंड स्कीम जो है, बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे मिरे एसेट NYSE FANG प्लस फंड ऑफ फंड की, तो ये स्कीम NYSE FANG प्लस ETF में इन्वेस्ट करेगी। तो अल्टीमेटली आपका पैसा उन्हीं स्टॉक्स में जा रहा है, लेकिन एक तरीका डिफरेंट है। तो ये दोनों चॉइसेस ठीक हैं। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप ETF में कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव दोनों स्कीम का एक ही है, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो कंपनीज दोनों में सेम रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि किसको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है। डेफिनेटली ये जो कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, कंपनीज बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज हैं, मोस्टली टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, तो ये रिस्क जरूर है कि अगर इस टेक्नोलॉजी में कुछ भी किसी तरह से जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी तरह की भी दिक्कत होती है, उसका फर्क इनके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। दूसरे, आपने देखा होगा कि इन कंपनीज ने बहुत सारी कंट्रीज में रेगुलेटरी डिफिकल्टीज भी फेस की हैं, क्योंकि ये अगर मैं फेसबुक की बात करूं या अमेजॉन की बात करूं, इनका बिजनेस सिर्फ एक ही कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में ये कंपनीज बिजनेस करती हैं, और उन कंट्रीज के जो रेगुलेशंस हैं उनको भी इन्हें फॉलो करना होता है। इसके लिए कई बार यहां पर देखा जाता है कि कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती हैं और जिसका फर्क इन कंपनीज के प्रॉफिट पर पड़ता है। तो ये ऐसा है कि यदि किसी इन्वेस्टर को एक म्यूचुअल फंड की बजाय लगता है कि मैं 4-5 स्टॉक्स बाय कर लूं और वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, या फिर किसी को लगता है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्टमेंट करके जो ब्रॉडर मार्केट है उससे ज्यादा रिटर्न्स अर्न किए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए सुटेबल स्कीम हो सकती है। लेकिन
अगर आपको इन दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और इंटरनेशनल फंड में करना है तो आपके पास एक चॉइस और भी है, वो है नेस्डेक 100 ETF की या नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम की। क्योंकि ये जो कंपनीज मैंने आपको बताई, ये 10 कंपनीज नेस्डेक 100 के पोर्टफोलियो में भी हैं। और फायदा यह है, जब आप नेस्डेक 100 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर ये कंपनीज तो होंगी ही, उनके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स की कंपनीज भी होंगी। इवन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए या एडोब का एग्जांपल लीजिए, वो कंपनी भी आपको नेस्डेक में मिलेंगी, लेकिन वो NYSE FANG प्लस में आपको नहीं मिलेंगी। उसके अलावा दूसरे सेक्टर की कंपनी, उदाहरण के तौर पर स्टारबक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी आपको नेस्डेक 100 में मिल जाएगी। तो इस तरह से नेस्डेक 100 जो इंडेक्स है वो 100 कंपनीज का इंडेक्स है। तो डेफिनेटली एक तो डाइवर्सिफाइड है और डिफरेंट सेक्टर्स उसमें अवेलेबल हैं। तो यदि आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए तो मेरे हिसाब से FANG प्लस के मुकाबले में नेस्डेक 100 में इन्वेस्टमेंट करना सेफ भी है और लंबे समय में बेहतर रिटर्न दिला सकता है। यदि मैं बात करूं मेरे एसेट NYSE FANG ETF या फंड ऑफ फंड स्कीम की, तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज में जो NYSE एक्सचेंज में लिस्टेड हैं टेक्नोलॉजी की कंपनी, उनमें इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को फायदा दिलाया जाए। और दूसरी बात, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से एक फायदा यह होता है कि यदि डॉलर एप्रिसिएट होता है, रुपी डेप्रिसिएट होता है, उसका फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। जब हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि रुपया मजबूत हो, और रुपया मजबूत होना भी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के लिए वो फायदेमंद है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स है और हमारा रुपया कमजोर है, उस स्थिति में इस तरह के फंड आपको बेहतर रिटर्न दिला सकेंगे। मेरे एसेट NYSE FANG प्लस ETF और फंड ऑफ फंड दोनों के NFO 19 अप्रैल से ओपन हुए हैं और ETF का NFO 30 अप्रैल 2021 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये रीओपन होगा 7 मई को, और फंड ऑफ फंड का NFO भी 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये 3 मई को क्लोज होगा और 11 मई को रीओपन होगा सेल्स एंड परचेज के लिए। मेरे एसेट NYSE FANG प्लस ETF BSE और NSE दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। तो अब यदि मैं अपनी राय देना चाहूं इन NFOs के बारे में, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और जो मार्केट के रिस्क को समझते हैं, इस तरह की स्कीम में अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न कमाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, तो बेशक FANG प्लस ETF या फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह यह रहेगी कि यदि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो आप किसी भी, जैसे US ब्लू चिप फंड या फिर नेस्डेक 100 ETF के इंडेक्स पर बेस्ड जो फंड्स हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो शायद थोड़ा इससे कम रिस्की होगा और लंबे समय में वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने में फायदेमंद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। हमारा YouTube चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। कोरोना का संकट काफी बढ़ गया है और ऐसे में दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर फॉलो करें, यानी कि हाथों को बार बार धोना, मास्क का यूज करना और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.